हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो ICSI ने बताए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बताए हैं 4, CSAS 1, 2, 3, 4। अगर आप ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है CS प्रोफेशनल न्यू सिलेबस के लिए, और ये चारों जो CS आज मैं बताऊँगी आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICSI, ये सब मैंडेटरी हैं। ये कंपनी को फॉलो करना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। एग्ज़ाम में 100% इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये दिसंबर 2020 के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम शुरू करते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। हमें 4 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। पहला है ऑडिट एंगेजमेंट के लिए, दूसरा ऑडिट प्रोसेस, तीसरा है फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन, एंड फोर्थ है सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए। और ये चारों फॉलो करना मैंडेटरी है, चारों फॉलो करना मैंडेटरी है कंपनी के लिए और ऑडिटर के लिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे CSAS 1 कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स 1। वो किस पे है? ऑडिट एंगेजमेंट पे। अब ऑडिट एंगेजमेंट होता क्या है, अभी हमें पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑडिट एंगेजमेंट। देखिए, जब भी ऑडिटर अपॉइंट होता है, सेक्रेटरियल ऑडिटर अपॉइंट होता है जब कंपनी में, तो कंपनी ऑडिटर को के साथ एक एग्रीमेंट करती है। ये तो आपको पता ही होगा, जब भी कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करती है तो उसके साथ एक एग्रीमेंट करती है। उस एग्रीमेंट को बोलते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। उसमें क्या क्या लिखा होता है कि ऑडिटर जो है वो क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करेगा, वो कंपनी से क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकता है, डायरेक्टर्स को, कंपनी के सारे ऑफिसर्स को उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये सब बहुत चीज़ें लिखी होती हैं उसमें। ठीक है, और ये जो CSAS 1 है ये ऑडिट एंगेजमेंट में ही लगता है। मेनली क्या होता है ऑडिट एंगेजमेंट, जो मैंने बताया कि इसमें क्या क्या लिखा होता है, लिस्ट मैंने बताई अभी, उसको क्या बोलते हैं? स्कोप ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट। व्हाट इज़ द स्कोप? ऑडिटर आएगा, अपॉइंट होगा तो वो क्या करेगा? ऐसे चला जाएगा, ऐसे खड़ा होकर चला जाएगा कंपनी में? नहीं ना, वो क्या क्या करेगा, इसको क्या बोलते हैं? स्कोप ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट। तो ये लगता है CSAS 1 पे ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑडिटी कौन होता है। ऑडिटी मतलब जिसका ऑडिट हो रहा है, मतलब कंपनी। ठीक है, और ऑडिटर कौन होता है? जो ऑडिट करेगा। वो PCS, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, कैन बिकम अ सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब आगे लिखा है सेक्रेटरियल ऑडिटर शेल टेक द फॉलोइंग स्टेप्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिट एंगेजमेंट। जब सेक्रेटरियल ऑडिटर अपॉइंट होगा तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है देखते हैं। सबसे पहले अपॉइंट होगा ऑडिटर एज पर द लॉ, जैसे एज पर कंपनीज एक्ट में लिखा है सेक्शन 204, सेक्शन 204 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 किसके बारे में बताता है? सेक्रेटरियल ऑडिटर के बारे में बताता है। तो अपॉइंटमेंट कैसे होगी? एज पर द लॉ होगी, एज पर द कंपनीज एक्ट होगी। ठीक है, और दूसरा ऑडिटर शेल सबमिट द सर्टिफिकेट टू द कंपनी कन्फर्मिंग एलिजिबिलिटी। ऑडिटर क्या करेगा? सर्टिफिकेट देगा कंपनी को कि वो एलिजिबल है ऑडिटर बनने के लिए, सेक्रेटरियल ऑडिटर बनने के लिए वो एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट ऑडिटर क्या है? ऑडिटर शेल ऑब्टेन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर फ्रॉम द कंपनी। ऑडिटर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर लेगा कंपनी से। बताया था मैंने आपको, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर मतलब जब कंपनी उसको अपॉइंट करेगी ऑडिटर को, तो उसके साथ एक एग्रीमेंट करेगी, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बोला जाता है उसको। उसमें क्या क्या कंटेंट्स होंगे ये इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। इसमें होगा ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिट का, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, स्कोप क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि इसको क्यों अपॉइंट करा जा रहा है, सेक्रेटरियल ऑडिटर को क्यों अपॉइंट करा जा रहा है, ये लिखा होता है ऑब्जेक्टिव में। क्यों अपॉइंट करा जाता है सेक्रेटरियल ऑडिटर को? ताकि वो चेक कर सके कंपनी सारे रूल्स रेगुलेशंस कर रही है, कंप्लायंस कर रही है, कंपनीज एक्ट कंपनी फॉलो कर रही है नहीं कर रही। अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो सेबी की रेगुलेशंस फॉलो कर रही है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, ICDR, कंपनी IPO ला रही है तो ICDR फॉलो करा है, कंपनी ने नहीं करा, ये सब चेक करता है सेक्रेटरियल ऑडिटर, सारे लॉस चेक करता है। ठीक है, स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब कि उसमें क्या क्या करेगा वो, कंपनी से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, डायरेक्टर उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और सारे ऑफिसर उसको असिस्ट करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे ऑडिट करते हुए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर लिखा होगा उसमें, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, मैंने बता दिया कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगी मैनेजमेंट। डायरेक्टर सेक्रेटरियल ऑडिटर को रिटर्न में लिख के देंगे कि आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे।
और लिमिटेशंस, कई बार कंपनी कुछ लिमिटेशन लगा देती है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन कंपनी नहीं देगी सेक्रेटरी ऑडिटर को। कभी कभी कंपनी ऐसी भी रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, तो वो भी उसमें लिखा होगा ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है CS प्रोफेशनल न्यू सिलेबस में 100% ये इस बार आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द ऑडिटर शेल इंटीमेट इन राइटिंग टू प्रीवियस ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग न्यू अपॉइंटमेंट। ऑडिटर क्या करेगा, अगर ऑडिटर चेंज हो रहा है, सपोज सेक्रेटरी ऑडिटर चेंज करना चाहती है कंपनी, तो ऑडिटर इंटीमेट करेगा राइटिंग में, प्रीवियस ऑडिटर को बताएगा बिफोर एक्सेप्टिंग न्यू अपॉइंटमेंट। अब कंपनी में अपॉइंट होने से पहले एक ऑडिटर प्रीवियस ऑडिटर जो पहले से उस कंपनी में ऑडिटर था, उस ऑडिटर को बताएगा रिटर्न में लिख के कि नाउ आई एम द ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी एंड यू आर नॉट, बताएगा, उसको इंटीमेट करेगा। ठीक है, समझ में आ गई? कभी कभी कंपनी ऑडिटर को चेंज करती है, ऑडिटर को चेंज करती है कंपनी, तो जो न्यू ऑडिटर है वो ओल्ड ऑडिटर को बताएगा, रिटर्न में लिख के बताएगा कि मैं अपॉइंट हो चुका हूँ कंपनी में। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लिमिट्स ऑन ऑडिट एंगेजमेंट। एक सेक्रेटेरियल ऑडिटर मैक्सिमम 10 कंपनी में अपॉइंट हो सकता है एक साल में। एक बारी में एक सेक्रेटेरियल ऑडिटर 10 कंपनी के सेक्रेटेरियल ऑडिट कर सकता है। ठीक है, और अगर सेक्रेटेरियल ऑडिटर अंडर पीयर रिव्यू, उसने पीयर रिव्यू करा रखा है, तो 5 उसको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, तो टोटल 15 हो जाएंगी। पीयर रिव्यू भी एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, ड्यू डिलिजेंस में है पीयर रिव्यू का चैप्टर, तो आप उसमें पढ़ेंगे। अगर एक सेक्रेटरी ऑडिटर मैक्सिमम 10 कंपनी में ऑडिट कर सकता है, अगर वो अंडर पीयर रिव्यू, उसने पीयर रिव्यू करा रखा है अपना, तो 5 ऑडिट उसको एक्स्ट्रा मिल जाती है। सिंपल। अब लास्ट पॉइंट है ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी हो जाता है कि कुछ डिस्क्वालिफिकेशन होती हैं। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब वही है डिस्क्वालिफिकेशन। अगर सेक्रेटेरियल ऑडिटर का सब्सटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कंपनी के साथ, फिर वो ऑडिटर कंपनी में नहीं बन सकता। द ऑडिटर शेल नॉट हैव सब्सटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद द कंपनी। ऑडिटर का सब्सटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ। अगर है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ऑडिटर बनने से। सब्सटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सेक्रेटेरियल ऑडिटर का कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर है तो देन ही विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बिकमिंग द सेक्रेटेरियल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अब क्या होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, देखते हैं। सबसे पहले ओनरशिप। पहला वन क्या है, ओनरशिप। अगर उसने क्या कर रखा है, कंपनी में उसकी ओनरशिप है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर की ओनरशिप है, या तो अपने आप अकेले या तो विद पार्टनर। अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर के साथ, स्पाउस, पेरेंट, सिबलिंग, भाई बहन या फिर चाइल्ड, इनके साथ या अकेले। कितनी है ऑडिट टीम में, ऑडिट टीम मतलब कंपनी, कितना ओनरशिप है, मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50,000 नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स विच एवर इज लेस। अगर उसने कितना होल्ड कर रखा है कंपनी में, उसके पास कितने शेयर है, मोर देन 2%, इसमें 2% नहीं है, याद रखना है, मोर देन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और 50,000 नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स विच एवर इज लेस। इन दोनों में से जो भी कम है, अगर इतना उसका इंटरेस्ट है, इतना ओनरशिप है उसके पास, तो फिर वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माना जाएगा। इससे कम है तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा, तो ऑडिटर बन सकता है। सिंपल। दूसरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट। फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब कंपनी ने उसको लोन दे रखा है, ऑडिटी ने, कंपनी ने सेक्रेटेरियल ऑडिटर को लोन दे रखा है और 5 लाख और मोर का, कितने का, 5 लाख रुपए और मोर का लोन दे रखा है ऑडिटी ने, कंपनी ने ऑडिटर को, तो फिर वो सेक्रेटेरियल ऑडिटर कंपनी में नहीं बन सकता। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, लोन दे रखा है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो बन सकता है। अगर कंपनी क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, बैंक SBI कंपनी है, वो उसने लोन दे रखा है ऑडिटर को, तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, बैंक का तो काम ही होता है लोन देना लोगों को, तो तब ये वाला पॉइंट नहीं लगेगा। सिंपल। उसके बाद पास्ट एम्प्लॉय, जो ऑडिटर है वो ऑडिटी में या उसकी होल्डिंग कंपनी में या सब्सी कंपनी में लास्ट 2 ईयर्स में एम्प्लॉय था, आज उसने ऑडिटर बनना था, इस साल ऑडिटर बनना था। अगर वो पिछले 2 सालों में कंपनी में एम्प्लॉय था, उस कंपनी में, उसकी होल्डिंग कंपनी में या उसकी सब्सिडरी कंपनी में क्या था, एम्प्लॉय था,
तो फिर वो ऑडिटर नहीं बन सकता, अदरवाइज बन सकता है। सिंपल। एक बार दोबारा देख लेते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि ऑडिटर का सब्सटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ, अगर है तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा ऑडिटर बनने से। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ओनरशिप उसने होल्ड कर रखा है या तो अपने आप या विद द पार्टनर, स्पाउस, पेरेंट, सिबलिंग, चाइल्ड ऑफ मोर देन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और 50,000 ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स विच एवर इज लेस। दूसरा पॉइंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ऑडिटी ने लोन दे रखा है ऑडिटर को 5 लाख और मोर का, एक्सेप्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और तीसरा पास्ट एम्प्लॉय है, लास्ट 2 ईयर्स में पास्ट एम्प्लॉय था, वो कंपनी का एम्प्लॉय था उस कंपनी का या होल्डिंग कंपनी का या सब्सिडी कंपनी का, तो फिर वो क्या माना जाएगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माना जाएगा एंड वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा सेक्रेटेरियल ऑडिटर बनने से। सिंपल, बहुत इजी टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आज हम CS AS 1 करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में CS AS 2 करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो आपको समझ भी आता रहेगा धीरे धीरे। लास्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी। अब जो ऑडिटर अपॉइंट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ड्यूरिंग द ऑडिट उसको वो सीक्रेट रखेगा, किसी को डिस्क्लोज नहीं करेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखेगा। चलो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ऑडिटर शेल नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अनलेस देयर इज लीगल ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज। ऑडिटर को जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, कंपनी से मिली है, किसी थर्ड पार्टी से मिली है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है ड्यूरिंग द ऑडिट वो किसी भी थर्ड पर्सन को डिस्क्लोज नहीं करेगा अनलेस देयर इज लीगल ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज। कभी कभी क्या होता है कि लीगल ऑब्लिगेशन होती है डिस्क्लोज करने की, तब तो ऑडिटर को करना पड़ेगा, बट ऐसे ही नहीं करेगा अपनी मर्जी से कि मेरी मर्जी में जिसको मर्जी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कंपनी की, नहीं, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट, ऑडिटर शेल नॉट शेयर एनी इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। किसी और से इन्फॉर्मेशन वो शेयर भी नहीं करेगा, ठीक है, किसी और से इन्फॉर्मेशन शेयर भी नहीं करेगा एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। अगर ऑडिट करने के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ रही है तो ही करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। किसी को डिस्क्लोज नहीं करेगा। इन पहला पॉइंट क्या था, किसी को डिस्क्लोज नहीं करेगा जो उसको इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हुई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अनलेस देयर इज लीगल ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज। दूसरा, ऑडिटर डिस्क्लोज नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। सिंपल। थर्ड पॉइंट है, ऑडिटर टेक स्टेप्स टू इंश्योर दैट स्टाफ ऑफ ऑडिटर शेल ऑल्सो मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। जो स्टाफ है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर का जो स्टाफ है वो भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखे, वो भी किसी और को डिस्क्लोज ना करे इन्फॉर्मेशन, इस चीज़ का भी ऑडिटर ध्यान में रखेगा। इतना ही था CS AS 1 कंपनी सेक्रेटरीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नंबर 1 रिलेटेड टू ऑडिट एंगेजमेंट। ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसके साथ साथ नोटिंग कर लो आप, और जो भी समझ नहीं आ रहा उसको हिंदी में नोट कर लो ताकि आपको बाद में याद भी रहे। ये इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम CS AS 2 करेंगे। थैंक यू वेरी मच।